अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल पुर इसरार उर्दू कहानियाँ। पेश खिदमत है आसेफ ज़दा हवेली। मुंबई बड़ौदा रेलवे लाइन पर झांसी से भोपाल जाते हुए झांसी से कोई 60 किलोमीटर के फासले पर रोहितगढ़ का छोटा सा स्टेशन आता है। रोहितगढ़ से 3-4 कोस जुनूब मशरिक की जानिब घने जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उन जंगलों में शेर, चीते, हाथी, रीछ, गर्ज के हर किस्म के दरिंदे, जानवर और हशरातुल अर्ज़ पाए जाते हैं। ये जंगल आगे जाकर होशिंगाबाद, नागपुर के वस्ती जंगलाती सिलसिले से जाकर मिल जाते हैं। इन जंगलों का रोहितगढ़ से होशिंगाबाद तक का इलाका सबसे खतरनाक और खौफनाक इलाका समझा जाता है। इन जंगलों के बारे में ये रवायत भी मशहूर है कि यहाँ रात की तारीकी में उन लोगों की चीखें सुनाई देती है जो जंगली दरिंदों का शिकार हो चुके हैं। इस जंगल में रोहितगढ़ से थोड़े फासले पर एक पुराने किले का खंडर है जिसे रानी बाई का किला कहते हैं। यह किला मुग़लों के ज़माने का है। कहते हैं इसे किसी मुग़ल सूबेदार ने अपनी कनीज़ रानी बाई के लिए बनवाया था। किले के अंदर रानी बाई का एक आलीशान महल था। इस महल के नीचे एक खुफिया सुरंग बनाई गई थी जो ज़मीन के अंदर ही अंदर रोहितगढ़ तक जाती थी। सावन के दिनों में जब खूब बारिशें होती थी तो रानी बाई इस किले में आ जाती थी और महल के बाग में अपनी कनीज़ों के साथ झूला झूलती थी और मौसम बरसात का लुत्फ़ उठाती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि रानी बाई की खून आलूद लाश महल के पाए बाग में पाई गई। रानी बाई के मुसलमान सूबेदार खाविंद ने रानी बाई की लाश को हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक नजर आतिश करने के बाद उसकी हड्डियाँ, जिसको हिंदू लोग फूल कहते हैं, महल के बाग में जहाँ रानी बाई की लाश मिली थी वहीं दफन करके ऊपर मणि यानी संगमरमर का एक चबूतरा बना दिया था जिसके ऊपर एक संगमरमर की छोटी सी बारादरी थी। रानी बाई के इस किले के बारे में ये रवायत मुंबई तक मशहूर थी कि कभी कभी तारीख रातों में इस किले में से किसी औरत की सिसकियाँ भरने और कभी दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ें सुनाई देती है। इन पुरस्रार आसेबी आवाज़ों की वजह से कोई शख्स इस किले के नज़दीक नहीं जाता था। लोगों को तो इस किस्म के कोई बात हाथ आ जानी चाहिए। लोगों ने यह भी मशहूर कर रखा था कि रानी बाई के किले में एक हिंदू तवाइफ की बदरू रहती है जो चुड़ैल का जन्म ले चुकी है और किले के करीब से गुजरने वाले मुसाफिरों या शिकारियों को मोहब्बत भरी आवाज़ें देकर बुलाती है और जब वो किले के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो गए हैं। इस बदरू चुड़ैल की आवाज़ अब तक कई इंसानों को हड़प कर चुकी है। जिस शख्स ने मुझे ये खौफनाक दास्तान सुनाई है उसका कहना है कि मैंने मुंबई में रानी बाई के किले के बारे में ये मुबालगा आमेज़ और दहशतनाक रिवायतें सुनी तो मैंने दिल में इस मुअम्मे को हल करने का फ़ैसला कर लिया। वो शख्स खामोश हो गया। मैंने उस शख्स का यहाँ नाम इसलिए नहीं लिखूँगा मैं इस शख्स का नाम यहाँ इसलिए नहीं लिखूँगा कि उसने खुद भी अपना नाम नहीं बताया और मुझसे वादा भी ले लिया था कि अगर किसी ज़रिए से मुझे उसका असली नाम मालूम भी हो गया तो मैं अपने क़ारीन को वो नाम नहीं बताऊँगा। मुझे अभी तक इस पुरस्रार किस्म के शख्स का असली नाम मालूम नहीं हुआ, लेकिन यकीन करें अगर मालूम भी हो गया तो मैं अपने वादे को निभाऊँगा और उसका नाम ज़बान पर नहीं लाऊँगा। लेकिन चूँकि ये एक शख्स की आप बीती है और ये सारे दहशतनाक वाक़यात सच्चे हैं, इसके साथ गुज़र चुके हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि उसका एक फ़र्ज़ी नाम रखना ज़रूरी है। चुनांचे मैं उसका फ़र्ज़ी नाम फ़िरोज़ फ़र्ज़ कर लेता हूँ। फ़िरोज़ से मेरी मुलाकात महज एक इत्तेफाक से हो गई थी। जुलाई अगस्त के मौसम में मैं पाकिस्तान के शुमाली इलाक़े जात के एक सेहत अफ़ज़ा पहाड़ी मुकाम पर गया हुआ था। कुछ रोज़ वहाँ क़याम के बाद वहाँ से वापसी का सफ़र शुरू किया तो रास्ते में बारिश आ गई। ख्याल था कि पहाड़ी बारिश है, आधे घंटे के बाद रुक जाएंगी, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आसमान को सियाह घंघोर घटाओं ने ढाँप रखा था। बिजली रह रह कर चमक रही थी। ये तो कोई बारिश का तूफ़ान था। हमारी बस एक मुकाम पर जाकर रुक गई। मालूम हुआ कि आगे एक पहाड़ी पुल टूटकर बारिश में बह गया है। पहाड़ी इलाकों में अगर कोई सड़क या कोई पुल बारिश में बह जाए तो इतनी जल्दी ट्रैफिक के वास्ते दूसरा रास्ता नहीं बनाया जा सकता, ख़ास तौर पर जबकि बारिश भी मूसलाधार हो रही हो। हम 15-20 मुसाफिर एक लग्जरी कोच में सफ़र कर रहे थे। कोच के ड्राइवर ने जहाँ गाड़ी खड़ी की थी वो एक छोटा सा पहाड़ी गांव था।
ज़रा बुलंदी पर एक रेस्ट हाउस भी था। ड्राइवर ने मुसाफिरों से कहा, आप लोगों को परेशानी ज़रूर हुई होगी, लेकिन ये मजबूरी है। आगे पुल बारिश में बह गया है, शायद आप लोगों को रात यहीं गुजारनी पड़े। मुसाफिरों में शदीद मायूसी फैल गई। सबके चेहरे लटक गए, मगर बारिश के आगे किसी का जोर नहीं चल सकता था। सिर्फ एक अधेड़ उम्र का चौड़े शानों वाला एक मुसाफिर ऐसा था जिस पर उस सूरत हाल का कोई असर नहीं हुआ था। वो बड़े सुकून के साथ अपने ओवरकोट का कॉलर ऊपर किए, सर पर स्वाति टोपी पहने, चाय की दुकान के साइबान के नीचे लोहे की कुर्सी पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैंने दिल में सोचा कि यह आदमी तो बिल्कुल ही बेहिस और डल किस्म का है, या फिर वो इस किस्म की तकलीफ़ों और नागहानी आफतों का आदी मालूम होता है। उसकी स्वाति टोपी के किनारे पर उसके बालों की सफ़ेदी झलक रही थी। उसकी उम्र 50 साल के करीब होंगी, मगर जिस्म सेहतमंद और मुतनासिब था। एक मुसाफिर ने ड्राइवर से कहा, हम लोग रात कहाँ बसर करेंगे? बेहतर यही है कि तुम हमें वापस ले चलो। ड्राइवर बोला, साहब फिक्र ना करो, ऊपर महकमा जंगलात का एक पुराना रेस्ट हाउस है, वहाँ आप लोगों के सोने का बंदोबस्त हो जाएगा। बाकी 2-4 आदमी कोच के अंदर भी सो सकते हैं। सूरज बादलों के पीछे ढलना शुरू हो गया था और दिन की रोशनी मांद पड़ने लगी थी। ड्राइवर ये कहकर ऊपर रेस्ट हाउस की तरफ चला गया कि आप लोग तब तक चाय की दुकान में चाय वगैरह पिए, मैं ऊपर आप लोगों को सोने का कुछ इंतज़ाम करता हूँ। चाय की दुकान पहाड़ी सड़क के किनारे पर ही थी। पथरीली सिलेटों वाली ढलान छत के नीचे एक बड़ा सा बरामदा था। एक तरफ दुकान का मालिक चाय वगैरह पकाता था। बरामदे में लकड़ी की बोसीदा 2-4 मेज़ों के गिर्द लोहे की कुर्सियाँ पड़ी थी। एक जानिब लकड़ी के दो तीन बेंच भी रखे हुए थे। कुछ मुसाफिर कुर्सियों पर और कुछ बेंचों पर बैठ गए और चाय वगैरह पीने में मसरूफ़ हो गए। मैं सबसे अलग हटकर दीवार के साथ लगे लकड़ी के बेंच पर बैठा चाय पी रहा था और बरामदे के बाहर सड़क पर बारिश का नज़ारा भी कर रहा था। चाय के होटल के मालिक ने बादलों की वजह से शाम का अंधेरा जल्दी गहरा होते देखकर बरामदे की छत पर लगा हुआ बल्ब रोशन कर दिया था। मैंने लंबा कोट पहन रखा था और सर्दी से बचने के लिए गले में मफलर भी लपेटा हुआ था। छत के लकड़ी के शेतीर में लटके हुए बल्ब की रोशनी में मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। इत्तेफाक से वो अधेड़ उम्र का आदमी जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ, उस पर उस परेशानी सूरत हाल का कोई असर नहीं हुआ था। मुझसे चंद गज के फासले पर एक मेज़ के पास कुर्सी पर अकेला बैठा चाय पी रहा था। मैंने महसूस किया कि वो शख्स मेरी तरफ बड़े गौर से देख रहा है। मैंने कोई ख्याल न किया और खामोशी से बैठा चाय पीता रहा। कुछ देर बाद ही वो शख्स कुर्सी से उठा और मेरे करीब आकर बड़ी शाइस्तगी से बोला, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ जनाब? मैं उसकी मुहज़्ज़बाना अंदाज़ गुफ्तगू से मुतासिर हुआ था। मैंने बेंच पर ज़रा सा पीछे सरकते हुए कहा, ज़रूर तशरीफ़ रखिए। और वो शख्स अपने गर्म ओवरकोट को समेटते हुए मेरे पास बेंच पर बैठ गया। फिर उसने जेब से पाइप निकाल कर उसमें पहले से भरे हुए तंबाकू को अंगूठे से दबाकर उसे सुलगाया और 2-1 हल्के से कश लगाने के बाद मुझसे मेरा नाम लेकर यूँ मुखातिब हुआ, आप वही हैं ना जो आजकल अखबारों रिसालों में पुरस्रार और किसी हद तक दहशतनाक एडवेंचर की कहानियाँ लिख रहे हैं? मैंने कहा, जी हाँ, मैं वही हूँ। वो बोला, मैंने आपकी एक किताब में आपका एक फ़ोटो देखा था, वहीं से मैंने आपको पहचाना है। फिर वो मुझसे शुमाली इलाक़े जात के मौसमों और बारिश की बातें करने लगा। मैं हूँ हाँ में जवाब देता रहा। उस आदमी के चेहरे के नक्विश तीखे थे, रुखसारों की हड्डियाँ उभरी हुई थी। चेहरे का रंग जो कभी सुर्ख सफ़ेद होगा अब गंदमी रंगत इख्तियार कर चुका था। साफ महसूस हो रहा था कि इस शख्स ने ज़िंदगी और वक्त के बड़े गर्म और सर्द मौसम देखे हैं। उसकी निस्वारी आंखों में भी ज़हानत की बड़ी चमक थी। वो पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ाजात के जंगलों के बारे में बड़े माहिराना अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था। मैंने इससे कहा, लगता है आपको इन जंगलों का काफ़ी तजुर्बा है। वो पाइप को अपने होठों से अलग करते हुए बोला, इन जंगलों का तो मुझे इतना तजुर्बा नहीं है, लेकिन भारत के जंगलों में मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है। भारत के जंगलों में पाकिस्तान बनने से पहले मैं भी थोड़ी बहुत आवारागर्दी कर चुका था। इससे पहले कि मैं उससे कोई सवाल करता,
اس نے बुझे हुए पाइप को अंगूठे से दबाने के बाद दोबारा सुलगाया और कहने लगा, भारत के जंगलों के बारे में तुमने भी बहुत कुछ लिखा है और काफ़ी हद तक दुरुस्त लिखा है, लेकिन उन पुरस्रार जंगलों में मुझे जो तजुर्बे हुए हैं वो तुमसे बहुत मुख्तलिफ है। मैंने पूछा, क्या आप शिकारी रह चुके हैं? वो बोला, जिम कार्पेट की तरह कोई पेशेवर शिकारी तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत शिकार खेल लेता था, महज खेल की खातिर। ज़्यादातर मुझे इन जंगलों की पुरस्रार वारदातें उनकी तरफ खींच कर ले गई थी। मैं पुरस्रार और मावराई चीज़ों को पसंद करता हूँ और मुझे पुरस्रार राजों का सुराग लगाने और उन्हें बेनकाब करने और असल हकीकत मालूम करने का शुरू से ही बड़ा शौक़ रहा है। फिर उसने अचानक चेहरा मेरी तरफ घुमाकर आहिस्ता से कहा, तुम जो पुरस्रार कहानियाँ लिखते हो वो मुझे फ़र्ज़ी कहानियाँ लगती है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी पुरस्रार कहानी है जो तुम सुनोगे तो तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन यकीन नहीं आएगा कि आज के मॉडर्न और कंप्यूटर साइंस के ज़माने में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा होता है, ऐसा हुआ है और ऐसा मेरे साथ हुआ है। ये कहानियाँ नहीं बल्कि मेरी आप बीती है। वो चुप हो गया और खामोशी से पाइप पीते हुए जैसे गहरी सोच में डूब गया। बारिश इसी तरह हो रही थी। शाम का अंधेरा छा चुका था। मैं उस पुरस्रार शख्स की कहानी ज़रूर सुनना चाहता था। जब मैंने उसके आगे अपने इश्तियाक का इजहार किया तो वो बोला, मैं तुम्हें यह हैरत अंगेज़ कहानी ज़रूर सुनाऊंगा। शायद इसीलिए मैं वहाँ से उठकर तुम्हारे पास आकर बैठा हूँ। पहले यह मालूम हो जाए कि हमें रात कहाँ बसर करनी है, कोच कोच में या ऊपर वाले रेस्ट हाउस में। मैं तो उसी जगह बेंच पर बैठे बैठे रात गुजार सकता हूँ। मेरा जिस्म इस किस्म की तकलीफ़ों का आदी है। मैंने कई रातें जंगलों के दरख्तों पर बैठकर गुजारी है। इस दौरान कोच का ड्राइवर ऊपर से आ गया। उसने बताया, ऊपर वाले रेस्ट हाउस में सबको रात बसर करने का बंदोबस्त हो गया है। बराए मेहरबानी सब मुसाफिर ऊपर आ जाए, वहाँ आपको खाना भी मिल जाएगा। बारिश ज़रा रुक गई थी। मुसाफिरों की तादाद ज़्यादा नहीं थी। इसमें कोई औरत और बच्चा भी नहीं था। चुनांचे सारे मुसाफिर हल्की बारिश में भीगते पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर ऊपर रेस्ट हाउस में आ गए। उनका सामान कोच यानी वैगन के अंदर रखवा दिया गया था और कोच के क्लीनर ने सामान की हिफाजत की खातिर रात कोच में ही गुजारनी थी। रेस्ट हाउस में इंतज़ाम यह हुआ था कि एक बड़े से कमरे के आतिशदान में आग जलाकर ज़मीन में दरिया बिछा दी गई थी। कुछ लिहाफ और कुछ कंबल मुहैया कर दिए गए थे। वहीं दरियों पर लेट कर रात बसर करनी थी। मेरे पुरस्रार साथी ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और एक कंबल घुटनों पर रख कर आतिशदान के पास बैठ गया और कहने लगा, ये लोग फैशन परस्त लोग हैं। महज फैशन की खातिर इन पहाड़ी इलाकों में सैर करने आते हैं और यहाँ भी घर का सा आराम ढूंढते हैं। इन्हें क्या मालूम कि पहाड़ी इलाकों में रहने वाले गरीब लोग किस कदर सख्त ज़िंदगी बसर करते हैं और जंगल क्या होते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद सब लोग वहीं दरियों पर लिहाफ और कंबल वगैरह ओढ़कर सो गए। आतिशदान में आग जल रही थी, जिसकी वजह से रेस्ट हाउस के बड़े कमरे की सर्दी थोड़ी कम हो गई थी। मैं और वो पुरस्रार शख्स आतिशदान के करीब ही कंबल लेकर दीवारों के सामने लग कर बैठ गए थे। उसी रात उस पुरस्रार शख्स ने मुझे वो हैरत अंगेज़ कहानी सुनाई जो बकौल उसकी आप बीती थी और जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। उस शख्स ने मुझे अपना नाम नहीं बताया था और मुझसे वादा भी ले लिया था कि अगर किसी ज़रिए से मुझे अपना नाम मालूम भी हो जाए तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं उस ऐद पर कायम हूँ और मैंने कहानी बयान करने की सहूलत की खातिर उस पुरस्रार शख्स का फ़र्ज़ी नाम फ़िरोज़ रख लिया है। फ़िरोज़ ने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। वो किस शहर में रहता है और क्या करता है और उसकी कोई घरेलू ज़िंदगी भी है या नहीं। उसने अपने साथ गुजरने वाले नाकाबिले यकीन, नाकाबिले फरामोश और पुरअसरार और दहशतनाक जो वाक़यात सुनाए हैं, वो मैं वैसे के वैसे बिल्कुल इसी तरह सुना रहा हूँ जिस तरह उस पुरअसरार शख्स ने मुझे सुनाए थे। अब मैं आपको वापस मुंबई बड़ौदा रेलवे लाइन पर झांसी से 63-64 किलोमीटर दूर रोहितगढ़ होशंगाबाद रेंज के इन जंगलों में ले चलता हूँ, जहाँ एक घने जंगल में किसी मुग़ल सूबेदार ने अपनी चहेती कनीज़ रानी बाई के लिए एक किला नुमा महल तामीर करवाया था, जो रानी बाई के किले के नाम से मशहूर था और बकौल फ़िरोज़ के, जिसके मुतालिक तरह तरह की डरावनी
कहानियाँ मशहूर थी। कहा जाता है कि इस किले के महल के पाई बाग में रानी बाई का कत्ल हो गया था और बाग में जिस जगह रानी बाई की लाश मिली थी, मुगल सूबेदार ने इसी जगह उसकी मड़ी बना दी थी। रानी बाई को किसने कत्ल किया था, इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था। ये 300 साल से एक सरबस्ता राज था। इन जंगलों के बारे में ये कहानियाँ भी मशहूर थी कि यहाँ रात की तारीकी में अक्सर उन लोगों की चीखें और आवाज़ें सुनाई देती है जिन्हें जंगली दरिंदे हड़प कर गए थे। किला रानी बाई के बारे में ये भी बात मशहूर थी कि ये तारीक अंधेरी रातों में कभी कभी इस किले में से किसी औरत की सिसकियों की और कभी दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ सुनाई देती है। लोगों में ये मशहूर था कि किला रानी बाई में एक हिंदू तवाइफ की बदरूह रहती है जो जंगल में से गुजरने वालों को मोहब्बत भरी आवाज़ें देकर और कभी खूबसूरत औरत के रूप में सामने आकर इन्हें किले में ले जाती है और इसके बाद उनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए हैं। इन्हें ज़मीन खा गई या आसमान ने ऊपर उठा लिया। यह है रानी बाई के किले का पस मंज़र जिसने मुझे इस किले की बदरूह का मुअम्मा हल करने पर उकसाया। मैंने दहशतनाक कहानी जो फ़िरोज़ ने अपनी आप बीती कहकर मुझे सुनाई थी, इस पुरस्कार मुहिम में जिस शख्स से एक नशिस्त में सुनी या 6 नशिस्तों में शुमाली इलाका जात की पहाड़ी रेस्ट हाउस में सुनी या किसी दूसरे शहर में किसी दूसरी जगह बैठकर सुनी, आपको कोई सरोकार नहीं होना चाहिए और मैं इसकी तफसील में जानना भी नहीं चाहता। मैं इस शख्स की ज़बानी सुनी हुई कहानी पूरी तफसील और पूरे वाक़यात के साथ आपको सुनाऊंगा। पूरी कहानी सुनने के बाद ये फ़ैसला आप खुद करें कि क्या ये आज के खिलाई दौर में किसी इंसान के साथ ऐसे नाकाबिले यकीन वाक़यात भी पेश आ सकते हैं। पुरइस्रार शख्स फ़िरोज़ कह रहा था, ये पाकिस्तान बनने से 2 साल पहले की बात है जब मैंने मुंबई में किला रानी बाई के बारे में आला किस्म की अक्ल को हैरान कर देने वाली पुरइस्रार और आसेबी कहानियाँ सुनी। मैं पंजाब से आमतौर पर सर्दियों के मौसम में मुंबई का एक चक्कर ज़रूर लगाया करता था। वहाँ मेरा एक बचपन का दोस्त ऑटो स्पेयर पार्ट्स का छोटा सा बिजनेस करता था। इसने शादी नहीं की थी और मुंबई के एक इलाके में एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। उसे शिकार का शौक़ था। शिकार का शौक़ मुझे भी था। चुनांचे जब मैं उसके पास मुंबई आता तो हम शिकार का प्रोग्राम बनाकर हफ्ता 10 दिन के लिए मुंबई के करीबी जंगलों में शिकार खेलने के लिए निकल जाते थे। हम आम तौर पर सांबर, चीतल और हरन का शिकार खेलते थे। अगर किसी जगह हमें देहातियों की ज़बानी पता चलता कि वहाँ कोई शेर इनके मवेशी उठाकर ले जाता है तो हम इस शेर को भी हलाक करने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर हमें ये मालूम हो जाता कि शेर आदमखोर बन चुका है तो हमने इसके मुकाबले की कभी कोशिश नहीं की थी, इसलिए कि आदमखोर शेर को सिर्फ एक ज़ीरक, चालाक और तजुर्बेकार शिकारी ही हलाक कर सकता है। आदमखोर बन जाने के बाद शेर बड़ा ख़तरनाक बन जाता है। उसकी चालाकी और मक्कारी में भी इजाफा हो जाता है। रोहितगढ़ होशंगाबाद के जंगलों में इस वक्त तक कई अनाड़ी शिकारी आदमखोर शेरों का निवाला बन चुके थे। वैसे भी मुझे शेर के शिकार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे तो चीतल, सांबर और हरनों के शिकार से भी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं तो बस अपनी मुहिम जोई के शौक़ में तस्कीन के लिए अपने दोस्त के साथ जंगलों में निकल जाता था। जंगल बज़ात खुद एक बहुत बड़ा सरबस्ता राज होता है। जिन जंगलों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उनके हुस्न में भी एक हलाकत आमेज़ हैबत होती है। इन जंगलों को देखकर मेरे जैसे आदमी पर भी एक बार दहशत तारी हो जाती है। जंगल के बड़े भेद होते हैं, बहुत राज होते हैं। इन राजों को पाने के लिए इंसान को अपनी जान पर खेलना पड़ता है। जब मैंने किला रानी बाई के बारे में पुरस्रार किस्म की अजीबोगरीब कहानियाँ सुनी तो मैंने इस किले के राजों को बेनकाब करने का फ़ैसला कर लिया। अपने इस फैसले को मैंने अपने मुंबई के दोस्त, जिसका नाम जमशेद था, से भी पोशीदा रखा। चुनांचा मुंबई पहुंचने के 3-4 रोज़ के बाद मैंने जमशेद से कहा, यार इस दफ़ा मेरा जी चाहता है कि अकेले ही शिकार खेलने जाऊँ। जमशेद जानता था कि मैं कोई अनाड़ी शिकारी नहीं हूँ और जंगल की ज़िंदगी और दरिंदों की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ।
इस वजह से उसने मेरे अकेले जाने पर कोई एतराज़ न किया। कहने लगा, इस दफ़ा मैं भी कारोबार के सिलसिले में बहुत मसरूफ़ हूँ। ठीक है, तुम अकेले ही शिकार पर चले जाना, लेकिन ज़्यादा दूर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुंबई के करीबी जंगलों में ही रहना। नौकर अब्दुल को बेशक साथ ले जाना। मैंने कहा, फ़िक्र ना करो, मैं मुंबई के करीब जो जंगल है वहीं तक जाऊंगा, मगर नौकर अब्दुल को साथ नहीं ले जाऊंगा। इस दफ़ा मुझे जीप की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जमशेद ने हैरान होकर पूछा, तो क्या पैदल जाओगे? मैंने कहा, क्यों पैदल क्यों जाऊंगा? चंपा मंदिर के रेलवे स्टेशन तक ट्रेन में जाऊंगा, वहां से आगे जंगल 1-2 मील ही तो रह जाता है। भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी है, करो। ये कहकर जमशेद खामोश हो गया। मैंने इस पर बिल्कुल ज़ाहिर ना किया था कि मैं रोहितगढ़ के किला में रानी बाई के आसिफी राजों का खोज लगाने जा रहा हूँ। मुझे मालूम था कि वो मुझे इस खतरनाक और जानलेवा मुहिम पर कभी नहीं जाने देगा। मुझे कोई शिकार अगरचे नहीं खेलना था, मगर अपने दोस्त पर यही जाहिर करना था कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। चुनांचे मुझे मजबूरन एक डबल बैरल बंदूक और मैगजीन का थैला साथ ले जाना पड़ा। इन दोनों इन दिनों भी मैं सिगरेट की बजाय पाइप पिया करता था। ईरान मोड़ तम्बाकू की थैली, पाइप और सिगरेट लाइटर भी साथ रख लिया। एक शिकारी चाकू तो शिकार पर जाते हुए हर हालत में साथ रखना पड़ता था। चुनांचा उसे भी मैगजीन वाले थैले में रख लिया। थोड़ा सा खुश्क राशन यानी भुने हुए चने भी एक थैले में डाल कर रख लिए। इतना राशन हम वैसे भी शिकार पर जाते हुए साथ रख लिया करते थे। जब ये ख़त्म हो जाता था तो जंगल में मुर्गियाँ और खरगोश वगैरह शिकार करके गुजारा कर लिया करते थे। ज़रूरत के मुताबिक करेंसी नोट मैंने अपनी शिकारी जैकेट की खुफिया जेब में छुपाकर और कुछ खुले नोट और रेजगारी जैकेट की आम जेबों में रख ली थी। अपने दोस्त जमशीद से मैंने यही कहा था कि मुंबई सेंट्रल से ट्रेन में सवार होऊंगा और चंपा मंदिर के स्टेशन पर उतरकर करीबी जंगल में निकल जाऊंगा और 2-1 रोज़ जंगल में शिकार खेलने के बाद वापस मुंबई आ जाऊंगा। मैं मुंबई सेंट्रल की बजाय मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से वाया भोपाल झांसी जाने वाली ट्रेन पर सवार हो गया। डबल बैरल बंदूक और शिकार का लाइसेंस मैं हमेशा अपने पास बटुए में रखता था। अभी बरसगीर पर अंग्रेज़ की हुकूमत थी और इस किस्म के लाइसेंस किसी भी स्टेशन पर चेक किए जा सकते थे। मैं झांसी से एक स्टेशन पहले रोहितगढ़ के स्टेशन पर उतर गया। यहाँ से जुनूब मशरिक की जानिब 3-4 कोस के फासले पर होशिंगाबाद रेंज के घने और ख़तरनाक जंगलों का सिलसिला शुरू हो जाता था। इस जंगल में एक जगह किला रानी बाई का वो खंडर था जिसके बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां मशहूर थी। लोगों का कहना था लोगों का कहना था कि किला रानी बाई के कुर्ब जवार के जंगल में कभी कभी रात के सन्नाटे में इन बदनसीबों की चीखें और आवाज़ें सुनाई देती है जो जंगली दरिंदों का निवाला बन चुके हैं। खुद किला रानी बाई के बारे में मशहूर था कि इस किले के अंदर से रातों को किसी औरत की सिसकियां भरने और कभी दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ें आती है। मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान का इस किस्म के तोहमात पर यकीन नहीं होता। मैं भी इसे महज ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोगों की मन गढ़ंत कहानियाँ समझता था। मैं भी खुद इस किले में जाकर इन तोहमात की तस्दीक करना चाहता था। बस ये मेरा शौक़ था और कोई बात नहीं थी। ये मैंने वस्ती भारत के जंगलों में घूमते फिरते साधुओं से सुन रखा था कि हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक जिस हिंदू मर्द या औरत ने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होता है उसकी रूह मरने के बाद चुड़ैल या किसी आसेप का रूप धार लेती है और ज़मीन पर भटकती फिरती है। मेरे दिल में ये शौक़ भी था कि किला रानी बाई में अगर कोई ऐसी बदरू है तो चलो उससे मुलाकात ही हो जाए और किले के बारे में जो पुरअसरार कहानियाँ मशहूर है उनकी हकीकत भी खुल जाएंगी। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि आम तौर पर सर्दियों के मौसम के आखिरी दिनों में मुंबई अपने दोस्त जमशेद के यहाँ जाया करता था। पंजाब और शुमाली यूपी में इन दिनों सर्द मौसम होता था, मगर वस्ती हिंद और ख़ास तौर पर मुंबई के आसपास के जंगलों में मौसम खुशगवार होता था। ये बारिशों का मौसम नहीं होता, लेकिन कभी कभी इन जंगलों में इस मौसम में भी बारिशें शुरू हो जाया करती है। रोहितगढ़ के स्टेशन से उतरने के बाद मैं एक यक्के पर बैठकर इस जगह सड़क पर उतर गया जहाँ से होशिंगाबाद रेंज के जंगल शुरू हो जाते थे। महकमा जंगलात की तरफ से यहाँ जंगल में 5 जगहों पर छोटे छोटे पगडंडी नुमा रास्ते बनाए गए थे। ये कच्चे रास्ते जंगल के एक हिस्से को दूसरे से अलग करते थे और ये रास्ते इसलिए बनाए जाते थे कि अगर जंगल के एक हिस्से में आग लग जाए तो दूसरा हिस्सा आग से महफूज रहे। इन 4-5 फीट चौड़े रास्तों को जो
से घूमते हुए जंगल के वस्त में से गुजरते चारों तरफ निकल जाते थे। इन्हें महकमा जंगलात की इस्तिलाह में सांप लाइन कहा जाता है। लेकिन ये सांप लाइन जहाँ जंगल ज़्यादा घने और दलदले हो जाते हैं वहाँ तक नहीं गई हुई थी। मैं इन जंगलों को में अपने दोस्त जमशेद के साथ या अकेला कभी शिकार खेलने नहीं आया था। इस लिहाज से ये जंगल मेरे लिए अजनबी थे और मैं इन जंगलों के लिए अजनबी था। लेकिन चूंकि ये बर सगीर के वस्ती इलाकों के जंगल थे और तकरीबन ये एक जैसे ही होते हैं, इसलिए मुझे कोई ख़ास अजनबियत महसूस नहीं हो रही थी। फ़र्क सिर्फ इतना होता था कि कोई जंगल कम ख़तरनाक होता है और कोई जंगल ज़्यादा ख़तरनाक और दुश्वार गुजार होता है। वैसे इन होशिंगाबाद रेंज के जंगलों के बारे में मैंने सुन रखा था कि यहाँ शेर, चीते, रीछ और भेड़िए आम होते हैं और शिकारी भी इन जंगलों में फूंक फूंक कर कदम रखते हैं। मैंने शिकार तो खेलना नहीं था। मेरा टारगेट रानी बाई का किला था, जिसके राजों को मैं बेनकाब करना चाहता था। और अगर वाकई वहाँ किसी औरत की बदरू रातों को सिसकियाँ भरती थी और दर्द भरे गीत गाती थी तो मैं उससे मिलना चाहता था और पूछना चाहता था कि इसने क्या गुनाह किया था जिसकी पादाश में उसे ये सज़ा मिली है। मैं जंगल में दाखिल हो गया था और एक सांप लाइन पर, यानी जंगल के दो ब्लॉकों के दरमियान महकमा जंगलात की तरफ से बनाई गई पगडंडी पर चला जा रहा था। बंदूक मेरे कंधे से लटक रही थी। कारतूसों का थैला मेरे दूसरे कंधे पर लटक रहा था। दिन के 10 बजे का वक्त था। मौसम खुशगवार था। धूप दरख्तों के ऊपर निकली हुई थी। दरख्त इतने गुंजान और साथ साथ आगे उगे हुए थे कि उनके नीचे हल्का हल्का अंधेरा था। मैं गुंजान जंगलों का आदी था। खतरा अगर था तो सिर्फ ये था कि किसी तरफ से अगर अचानक कोई आदमखोर शेर ना निकल आए। आदमखोर शेर इंसान की बू पाते ही इसके पीछे लग जाते हैं और ऐसी मक्कारी से पीछा करते हैं कि बड़े से बड़े शिकारी को भी पता नहीं चलता। फिर मौका पाते ही आदमखोर शेर आदमी को दबोच कर ले जाते हैं। जो शेर आदमखोर नहीं होता वो आदमी पर भूखा भी होगा तो हमला करने से गुरेज करता है। दूसरा खतरा रीछ का होता है। रीछ बड़ा बेखौफ और बेढब दरिंदा है। चालाकी अय्यारी बिल्कुल नहीं जानता। आदमी को देखकर सामने आन खड़ा हो जाता है और हमला करके आदमी को सीने की तरफ भेजकर उसकी फसलियाँ तोड़ देता है। आदमी अगर भाग जाए तो उसका पीछा शुरू कर देता है और बड़ी मुश्किल से जान छोड़ता है। चलते चलते मैं एक ढलान उतरने लगा। ढलान जहाँ जाकर ख़त्म होती थी वहाँ झाड़ियाँ थी और छोटा सा नाला बह रहा था। मैं नाला उबूर करने लगा तो अचानक झाड़ियों में हरकत पैदा हुई। मैं वहीं रुक गया। मुझे शेर की मखसूस बू आ गई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम करके पीछे हटता गया। इतने में एक शेरनी ने झाड़ियों में से निकलकर अपना भारी सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैं बिल्कुल साकित खड़ा रहा। शेर के मुकाबले में शेरनी बहुत मतलून मिजाज होती है। उसका कुछ पता नहीं चलता कि कब आदमी पर हमला कर दे। ख़ास तौर पर जब वो पूरे दिनों से होती है तो सख्त चिड़चिड़ी हो जाती है और ज़रा सी मुदाखलत पर गज़बनाक हो जाती है। लेकिन मैंने देख ही लिया था कि ये शेरनी पूरे दिनों से नहीं थी। चंद सेकंड तक वो मेरी तरफ अपनी चमकीली आंखों से देखती रही। मैं भी उसे खामोशी के साथ खड़ा देखता रहा। फिर उसने मुंह खोलकर जमाई ली और नाले में से गुजरकर जंगलों के दरख्तों की तरफ चली गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अगर वो मुझ पर हमला कर देती तो मेरी 2 नाली बंदूक का फायर उसको हलाक नहीं कर सकता था। मैं भी नाला पार करके दूसरी तरफ निकल गया। मेरी मालूमात के मुताबिक रानी बाई का किला नाले की दूसरी जानिब जंगल के तीसरे ब्लॉक में एक तालाब के अकब में, वहाँ से कोई 2 फरलांग के फासले पर था। शहर की सड़क पर तो आदमी 2 फरलांग का फासला पैदल चलकर भी बड़ी जल्दी तय कर लेता है, मगर जंगल में और ख़ास तौर पर घने जंगल में कोई सड़क तो होती नहीं। आदमी को बड़ी अक्लमंदी से काम लेते हुए सिमत को दुरुस्त रखते हुए खुद रास्ता बनाना पड़ता है और 2 फरलांग काफ़ी वक्त ले जाती है। अगर मुझे जंगल में घूमने फिरने का तजुर्बा ना होता तो मेरे लिए रानी बाई के किले तक पहुंचना नामुमकिन था। भरी हुई डबल बैरल गन मैं अपने सीधे हाथ में उठा रखी थी ताकि किसी भी खतरे का हर वक्त मुकाबला कर सकूं। मैं झाड़ियों और दरख्तों में लटकी हुई शाखों में रास्ता बनाता आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। कई दरख्तों की जड़ें ज़मीन से बाहर निकली हुई थी। कहीं कोई दरख्त जड़ से उखड़कर गिरा पड़ा था। आखिर घने दरख्तों का दुश्वार गुजार रास्ता ख़त्म हो गया और सामने थोड़ी सी खुली जगह आ गई। इस खुली जगह पर भी ऊंची ऊंची कद आदम घास उगी हुई थी।
इस घास को हाथी छपुआ घास कहते हैं। मतलब यह है कि इसमें से गुजरते हुए हाथी भी छुप जाता है। जंगली जानवरों ने इस घास में छोटा सा रास्ता बना दिया हुआ था। मैं इस रास्ते पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाता इस घास के इस कतरे से भी बाहर निकल आया। आगे फिर जंगल था, मगर दरख्त अलग अलग खड़े थे। एक खाई आ गई। मैं इसमें से उतर गया। खाई के दूसरी जानिब बाहर निकला तो सामने एक छोटा सा टीला था, जिसकी ढलान झाड़ियों ने ढांप रखी थी। मैं टीले के पहलू से होता हुआ दूसरी जानिब आया तो सामने बांस के दरख्तों के झुंड के दरमियान एक छोटा सा तालाब और इसके पीछे एक देव हेकल किले की सियाही महल भूरी दीवार दिखाई दी। यही रानी बाई का वो पुरस्कार किला था जिसकी मुझे तलाश थी और जिसके बारे में रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ मशहूर थी। मैं तालाब के पास आ गया। तालाब ज़्यादा बड़ा नहीं था। उसके तीन तरफ बांस के दरख्तों के झुंड थे। एक जानिब यानी जिस जानिब मैं खड़ा था, दीवार के दरख्तों के नीचे से होती हुई एक पगडंडी आगे को निकल गई थी। इस पगडंडी पर से एक रास्ता झाड़ियों के दरमियान से होता हुआ रानी बाई के किले की तरफ जाता था। मैं इस रास्ते पर चलते हुए किले की दीवार के सामने आकर रुक गया। किले की दीवार के पत्थर कई जगहों से उखड़ चुके थे और वहाँ झाड़ियाँ उग गई थी। ये बोसीदा खंडर नुमा दीवार काफ़ी बुलंद थी। मैं दीवार के साथ साथ चलता किले के दरवाजे के सामने आ गया। इस मेहराबी दरवाजे के दोनों पट गायब थे। दरवाज़ा ज़्यादा चौड़ा नहीं था। उसके दोनों जानिब गोल चबूतरे थे। इन चबूतरों की शिकस्ता दीवारें भी आधी झाड़ियों में छुपी हुई महसूस होती थी। अंदर एक देवड़ी थी जहाँ धुंधला धुंधला सा अंधेरा था। मैं देवड़ी में आ गया। देवड़ी के फर्श पर बड़ी बड़ी सीलें टूट फूट चुकी थी। मैंने देखा कि देवड़ी के कोने में एक जीना था जो ऊपर को जाता था। मैं जीने की 4-5 सीढ़ियाँ चढ़ा तो आगे दीवार आ गई। खुदा जाने ये दीवार वहाँ किस लिए बनाई गई थी। मैं नीचे उतर आया और देवड़ी पार करके किले के सहन में आ गया। सहन छोटा सा था। इसके वस्त में गोल दायरे नुमा पत्थर का फव्वारा था। फव्वारा तो टूट फूट गया था, सिर्फ उसकी गोल दीवार ही बाकी रह गई थी। फव्वारे के अंदर घास उग रही थी। फव्वारे की दूसरी जानिब फिर एक छती हुई सुरंग नुमा देवड़ी थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ उस सुरंग नुमा देवड़ी से भी गुजर गया। अब मैं रानी बाई के किले के दरमियानी हिस्से में था। यहाँ 3 जानिब राहदारियाँ थी। इनके संगमरमर के पतले पतले सुतून थे। राहदारियों के ऊपर महल के झरोके थे जिनकी 12 दरियों के साथ जंगली बेलें लपटी हुई थी। ये यकीनी तौर पर रानी बाई का वो महल था जो इसके आशिक या खाविंद मुग़ल सूबेदार ने इसके लिए ख़ास तौर पर बनवाया था। मैं खामोश खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। जिस चीज़ ने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा किया वो सहन में एक तरफ गोल चबूतरे पर बनी हुई छोटी सी बारादरी थी। मैं बारादरी के पास आ गया। बारादरी के अंदर एक मखरूती बुर्जी थी। मैं समझ गया कि ये रानी बाई की वो मड़ी है जहाँ रानी बाई के कत्ल होने के बाद उसकी लाश को जलाकर उसकी हड्डियाँ यानी फूल दफन किए गए थे। चबूतरे का फर्श भी टूट फूट चुका था और कहीं कहीं घास उगी हुई थी। मड़ी के बुर्जी का रंग भी बारिशों और धूप की वजह से सियाह पड़ चुका था। मैं मड़ी के चबूतरे से उतर कर राहदारी में फिरने लगा। ये एक जगह से जीना ऊपर महल के चौबारे को जाता था। मैं जीना तय करके ऊपर आ गया। एक नीम तारीख छोटा सा खाली कमरा था जिसकी सियाह दीवारें गोया आगे को झुकी हुई थी। एक अजीब किस्म की ठंडी आज से भी खामोशी तारी थी। मैं छोटे से दरवाजे में से गुजरकर दूसरे कमरे में चला गया। ये मुस्ततिल कमरा था और उसके जंगल की जानिब 3 झरोके थे। एक झरोके में से छोटी सी गैलरी बाहर को निकली हुई थी। मगर गैलरी का फर्श गायब था और नीचे गहराई में ज़मीन नज़र आ रही थी। मैं इस लंबे कमरे से भी गुजर गया। कमरे के आखिर में पत्थर की 3 सीढ़ियाँ चढ़कर मैं एक और गैलरी में आ गया। ये गैलरी एक बड़े से हॉल के कमरे की दीवार के साथ निस्फ दायरे की शक्ल में बनी हुई थी। गैलरी का जंगला जालीदार पत्थरों का था और फर्श से 2-2.5 फीट ऊंचा था। मैंने नीचे झाँक कर देखा। नीचे गोल हॉल कमरा था जिसके वस्त में एक गोल चबूतरा था। इस चबूतरे पर सुर्ख रंग का एक तख्त बना हुआ था। तख्त खाली था। हॉल कमरे की एक जानिब दीवार में एक छोटा मेहराबदार दरवाज़ा था जिसके अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मैं एक मुसलमान सयाह की हैसियत से ये सब कुछ देख रहा था। मेरे जहन पर खौफ का शायबा तक नहीं था।
मुझे इन 300 साल पुराने किले में अभी तक अक्ल को हैरान कर देने वाली या रोंगटे खड़े कर देने वाली कोई शय नज़र नहीं आई थी। मुझे उन लोगों पर हंसी आ रही थी जिन्होंने इस किले के बारे में अजीबो-गरीब भी कहानियाँ गढ़ रखी थी। हिंदुओं का कोई मज़हब नहीं है, जो कुछ भी है वो एक देवमाला है। इनके यहाँ कोई आसमानी किताब नहीं है, वैद है जो ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। और ऋषि मुनि बड़े जत्ती सत्ती और दाना लोग थे, मगर वेदों में उन्होंने उन्होंने भी हर किस्म के तोहमात को भर दिया है। देवताओं का जिक्र है जो ज़मीन पर आकर गैर औरतों से रोमांस लड़ाते हैं और फिर इन्हें अगवा करके आकाश में ले जाती है, जहाँ इन देवताओं के मस्कन हैं। रामायण में रामचंद्र के वनवास और रावण के हाथों सीता जी के अगवा की दास्तान है। सबसे पहले रामायण वाल्मीकि जी ने संस्कृत में लिखी थी, बाद में दरवेश शायर तुलसीदास ने इसे इसी ज़माने की ब्रज भाषा यानी आम फहम हिंदी ज़बान में दोबारा लिखा। यह दूसरी रामायण हिंदुओं में आज भी बड़ी मकबूल है। तीसरी किताब गीता है। गीता 20-25 सफ़ों की हजम की एक छोटी सी तकरीर है जो हिंदुओं के अवतार कृष्ण जी ने महाभारत के मैदान जंग में अपने साथ अर्जुन के आगे इस वक्त की थी जब उसने यह कहकर दुश्मन पर तीर चलाने से इनकार कर दिया था कि दुश्मनों की सफ़ों में उसके सारे रिश्तेदार मौजूद हैं और वो अपने अजीज़ों पर तीर नहीं चला सकता। इसके जवाब में हरि कृष्ण ने अर्जुन के आगे जो तकरीर करके उसे लड़ाई पर आमादा किया था वो तकरीर गीता है। इसके अलावा पुराण है उपनिषद है और जो वेदों की शरह या तशरीह है। सैकड़ों देवी देवता है। ये देवी देवता इंसानों की तरह एक दूसरों से हसद भी करते हैं, नफरत भी करते हैं और एक दूसरे को गजंद पहुंचाने और हलाक करने से भी गुरेज नहीं करते। हर देवी देवता की अपनी देवमाला है, एक और अपना अलग फ़िरका है। ऐसे हज़ारों सैकड़ों फ़िरके हैं। गरज हिंदी देवमाला एक अजीब गोरख धंधा है जो खुद बड़े बड़े पढ़े लिखे हिंदुओं को भी समझ में नहीं आता। फिर आवागौन है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक हर हिंदू मर्द और औरत अपने आमाल के मुताबिक मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है। वो किसी दरिंदे, किसी जानवर, किसी कीड़े मकोड़े, फल सब्जी, घास की पत्ती और पत्थर की शक्ल में भी दूसरा जन्म ले सकता है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक हर हिंदू को 1,84,000 बार इस दुनिया में जन्म लेना पड़ता है ना गोरख धंधा। मुझे चूँकि इस किले में कम से कम एक रात ज़रूर गुजारनी थी, इसलिए मैं किसी ऐसी जगह की तलाश में था कि जहाँ बैठकर रात गुजार सकूँ। मैं गैलरी वाले हॉल कमरे से निकलकर इसके साथ वाले छोटे कमरे में आ गया। यहाँ जंगल वाले तालाब का रुख पर एक छोटा सा झरोका बना हुआ था जिसमें से ताज़ा हवा भी अंदर आ रही थी। मैं वहीं झरोके के पास बैठ गया। अभी बैठे रहने के सिवा मेरा और कोई काम नहीं था। मैं ये मालूम करना चाहता था कि ये जो लोगों ने मशहूर कर दिया है कि रानी बाई का किला आसेब ज़दा है और आधी आधी रातों को इस किले में से किसी औरत के दर्दनाक गीत और सिसकियाँ भरने की आवाज़ें आती है, इसकी क्या हकीकत है? मैं किसी अखबार या किसी रिसाले की तरफ से यह तहकीकात करने के नहीं गया था। ये महज मेरा ज़ौक़ तजस्सुस था। मुझे बचपन ही से जिन भूतों और चुड़ैलों वगैरह को देखने का बहुत शौक़ था। मैं अपने शहर के कब्रिस्तानों में अक्सर जाया करता था कि शायद वहाँ किसी रूह से मुलाकात हो जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ था। मेरी कभी किसी रूह, किसी चुड़ैल या किसी जिन भूत से मुलाकात नहीं हुई थी। कुछ देर में रानी बाई के किले के बाहर आकर तालाब के किनारे इधर उधर फिरता रहा। मैंने 2 हरन देखे जो तालाब में आकर पानी पी रहे थे। जैसे ही इन्हें मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो डर कर जंगल में भाग गए। जब सूरज मगरिब की जानिब ढलने लगा और जंगल में शाम का धुंधलका छाने लगा, तो मैं किले में आकर झरोखे के पास बैठ गया। भरी हुई बंदूक मैंने अपने पास ही रखी हुई थी। बैठे बैठे थक गया तो वहीं टीले का सिरहाना बनाकर लेट गया। मुझे नींद आ गई। मालूम नहीं कितनी देर सोया रहा हूँगा कि अचानक मेरी आँख खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने कोई आवाज़ सुनी थी, लेकिन ये नींद की हालत में सुनी हुई कोई आवाज़ भी हो सकती थी। मेरे चारों जानिब अंधेरा था। झरोके में से रात की फीकी फीकी रोशनी अंदर आ रही थी। मैं उठकर बैठ गया और कान लगाकर सुनने लगा कि वह आवाज़ क्या थी, मगर वहाँ सिवाय जंगल के सन्नाटे और तालाब के किनारे बोलते एक दो झिंगरों और कुछ मेंढकों की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी।
मैंने दीवार के साथ टेक लगा ली और आंखें बंद करके दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। मुझे आंखें बंद किए वो मुश्किल 1 डेढ़ मिनट ही गुजरा होगा कि मुझे एक ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी ने आह भरे अंदाज में गहरा सांस लिया हो। मैंने दीवार के साथ बैठे बैठे आंखें खोल दी और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। मैंने जेब से लाइटर निकाल कर जलाया। लाइटर की रोशनी ने इस छोटे से पुराने कमरे की तारीकी को थोड़ी देर के लिए रोशन कर दिया। कमरा बिल्कुल खाली था। मैंने लाइटर बुझाकर जेब में डाला तो मुझे एक बड़ी पुरस्कार सी खुशबू का एहसास हुआ। इस किस्म की खुशबू मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शायद वो ख्वाब में देखे हुए बाग की महसूस थी। इसके साथ ही किसी के लिबास की सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई रेशमी लिबास वाली औरत मेरे करीब से गई हो। मैंने जल्दी से दोबारा लाइटर जलाया। कमरा खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन मैंने अपने होश व हवास के साथ किसी औरत के आह भरने की और उसके रेशमी मलबूस की खुशबू महसूस की थी। उसके बाद एक बार फिर वही पुरस्कार सन्नाटा छा गया। अब मैं उठ कर बैठ गया था। मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। अचानक जंगल में से इंसानी चीखों की आवाज़ें बुलंद हुई। यकीन करें, मैं जो अपनी तरफ से बड़ा हकीकत परस्त और बहादुर बनता था, एक बार मैं भी खौफ से लरस गया। ऐसे लग रहा था जैसे किसी परिंदे ने अचानक किसी इंसान को दबोच लिया हो और उसे फाड़ रहा हो। दूसरे लम्हे चीखों की आवाज़ बुलंद हो गई और जंगल की खामोशी और ज़्यादा गहरी और दहशतनाक हो गई। मुझे याद आ गया, इस किले के बारे में ये बात भी मशहूर थी कि किले के आसपास जंगल में से रात के वक्त इन बदनसीब इंसानों की चीखें सुनाई देती है जिन्हें जंगली दरिंदों ने हड़प किया था। मैं सोच में पड़ गया। इसका मतलब था कि कम से कम ये रिवायत ज़रूर सच्ची है। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। मैं किले के छोटे से वीरान कमरे के झरोखे के पास कान लगाए इस इंतज़ार में बैठा था कि देखे अब कौन सी आवाज़ सुनाई देती है। मैंने लाइटर जलाकर अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी पर निगाह डाली। रात के 11:15 बज रहे थे। मैंने गर्दन ऊंची करके पत्थर के झरोखे में से बाहर देखा। जंगल ऐसा साकित और खामोश था जैसे किसी ने उस पर जादू फूंक दिया हो। मैंने जंगल की कई रातें देखी थी। जंगल कितना ही खामोश क्यों ना हो, उसकी खामोशी में भी कोई ना कोई आवाज़ ज़रूर सुनाई दे जाती है। किसी दरख्त की सूखी शाख के अपने आप अचानक गिरने की आवाज़, किसी भटके हुए परिंदे की आवाज़ जो रास्ता भूल कर इधर उधर निकल निकल आया हो, या फिर दूर किसी भेड़िया या लगड़बग्घे की बोलने की आवाज़। और कुछ नहीं तो कहीं ना कोई झिंगुर ज़रूर बोलता है, और अगर वो भी नहीं तो कहीं किसी उल्लू की आवाज़। लेकिन इस जंगल में तो मौत की खामोशी छा गई थी। ऐसा लगता था जैसे जंगल की हर चीज़ बेजान हो गई हो, या फिर किसी ने जंगल की हर शय पर खामोशी का तिलिस्म फूंक दिया हो। मैं एतराफ़ करता हूँ कि इस बेजान खामोशी का असर मुझ पर भी होने लगा था, और मुझे यूँ महसूस होने लगा था जैसे मेरे दिल ने भी धड़कना बंद कर दिया। और मैंने जल्दी से अपना हाथ सीने पर रखा। मेरा दिल धड़क रहा था, मगर उसकी धड़कन बड़ी मुश्किल से महसूस हो रही थी। इतने में मुझे किसी औरत की सिसकियाँ भरने की आवाज़ सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये पुरइसरार से भी आवाज़ सुनकर कुछ देर के लिए मेरे जिस्म के रोंगटे भी खड़े हो गए थे। लेकिन अपने हकीकत पसंद मिजाज की वजह से मैंने बड़ी जल्दी अपने आवाज़ पर काबू पा लिया और सिसकियों की आवाज़ को बड़े गौर से सुनने लगा। सिसकियों की आवाज़ किसी गमज़दा औरत की थी जो कभी तो मुझे अपने बिल्कुल करीब महसूस होती थी और कभी दूर चली जाती थी। चंद लम्हों के बाद सिसकियों की आवाज़ें बंद हो गई और एक बार फिर खामोशी छा गई। मगर ये खामोशी ज़्यादा देर तक न रही। फिर ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई गमनसीब औरत रोते हुए कोई दर्दनाक गीत गा रही हो। ये रिवायत भी मैंने सुन रखी थी कि इस किले में से आधी रात को पहले किसी औरत की सिसकियाँ भरने और फिर रोते हुए दर्द भरे गीत गाने की आवाज़ सुनाई देती है। मैं कान लगाकर गौर से सुनने लगा। औरत की आवाज़ ऐसी थी जैसे बैन करते हुए साथ साथ गीत के बोल दोहरा रही हो। गीत के बोल मेरी समझ से बिल्कुल परे थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से मालूम कर सकूं कि वो किस ज़बान का गीत गा रही है, मगर कुछ पता नहीं चल सका। औरत के बैन ऐसे थे कि इसमें खौफ भी था और दहशत भी महसूस होने लगी थी। फिर एकदम यह आवाज़ भी गायब हो गई। रानी बाई के किले के बारे में मैंने जो रिवायतें सुनी थी वो सच्ची साबित हो चुकी थी। अब मैं ये मालूम करना चाहता था कि उसकी हकीकत क्या है और ये औरत कौन है।
जो पहले सिसकियाँ भरती है और फिर दर्द भरे गीत गाते हुए रो रही थी। मैंने बैठे-बैठे अंदाज़ा लगा लिया था कि यह आवाज़ें किले की इस जानिब से आ रही थी, जिस तरफ किले का बड़ा कमरा था, जिसकी दीवारों के साथ निस्फ़ दायरे के संग संग सुर्ख की पुरानी गैलरी बनी हुई थी। मैंने बंदूक संभाली और उठकर दबे पाँव कमरे से बाहर निकलकर गैलरी वाले कमरे की तरफ बढ़ा। अंधेरे में मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मैंने जेब से लाइटर निकाल कर जलाया। लाइटर की रोशनी में मैंने पत्थर की जीने की 3 सीढ़ियाँ चढ़ी और ऊपर गैलरी में आ गया। वहाँ आते ही मैंने लाइटर बुझा दिया और वहीं बैठ गया और गैलरी के जंगले की जालियों में से नीचे हॉल कमरे में देखने की कोशिश करने लगा। हॉल कमरे के वस्त में चबूतरा इसी तरह खाली खाली था। चबूतरे के ऊपर बना हुआ पत्थर का तख्त भी खाली और वीरान पड़ा था। फिज़ा में एक सनसनाहट सी लरज़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ होने वाला है। मैं पत्थर की जाली के साथ लगकर चुपचाप और दम बखुद सा होकर बैठा नीचे देख रहा था। अजीब बात यह थी कि हाल कमरे की दीवारों पर अंधेरा था, मगर कमरे के दरमियान में खुदा जाने कहाँ से धुंधली धुंधली रोशनी आ रही थी। यह रोशनी धुंध की तरह सिर्फ चबूतरे और उसके ऊपर वाले खाली तख्त तक ही महदूद थी। जंगल की तरफ तो पहले ही सन्नाटा तारी था। सनसनाहट की लरजती हुई आवाज़ ऐसी थी जैसे ये किसी आवाज़ की सदाए बाज़गश्त हो और आहिस्ता आहिस्ता मद्दीम पड़ रही हो। फिर फिर यह आवाज़ भी गुम हो गई। मैंने अपनी शिकारी और जहाँगर्दी की ज़िंदगी की कई रातें जंगलों, सहराओं और बियाबानों में काटी थी, मगर ऐसी खामोशी मैंने किसी जगह महसूस नहीं की थी। यह खामोशी की खामोशी थी। मौत का सुकूत भी इस खामोशी के सामने कोई हैसियत नहीं रखता था। मुझे अपना वजूद इस खामोशी के पत्थर के मुजस्समे में तब्दील होता हुआ महसूस होने लगा था। मैंने जल्दी से अपने जिस्म पर हाथ फेरा और खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं पत्थर का मुजस्समा नहीं बना था। मैं इस अज़दिली और अबदी और बहुत हद तक आसेब ज़दा सुकूत का हिस्सा भी था और इसका तमाशाई भी था। ये दहशतनाक सुकूत ज़्यादा देर तक कायम न रहा और अचानक मुझे किसी औरत के बैन करने की मध्यम आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ से ऐसा लग रहा था जैसे किले के किसी दूसरे हिस्से से आ रही थी, लेकिन उस आवाज़ से मौत की खामोशी का तिलिस्म टूट गया था। औरत के आहिस्ता आहिस्ता बैन करने और रोने की आवाज़ करीब होती जा रही थी। मैंने इस आवाज़ को पहचान लिया था। ये वही आवाज़ थी जिसे मैंने झरोखे वाले कमरे में बैठा पहले भी सुन चुका था। ये उसी बदनसीब औरत की आवाज़ थी। मुझे ये सवाल परेशान कर रहा था कि ये किस औरत की आवाज़ है। ये कौन बदनसीब औरत है जो आधी रात के वक्त इस वीरान किले में आकर रो रही है। मैं इस औरत को अपनी ज़िंदगी की कोई ज़िंदा हस्ती समझ रहा था, लेकिन बहुत जल्द ये मुअम्मा हल हो गया। लेकिन मुअम्मा इस तरह हल हुआ कि हल होने के बाद उसने एक ऐसे मुअम्मे की शक्ल इख्तियार कर ली जिसका हल शायद किसी को मालूम नहीं था। औरत ने रोने और बैन करने की आवाज़ जैसे-जैसे औरत के रोने और बैन करने की आवाज़ जैसे-जैसे करीब होती जा रही थी, मेरे इश्तियाक में इजाफ़ा होता जा रहा था और मुझ पर एक हैजानी सी कैफ़ियत तारी हो गई थी कि ये औरत कौन है और किस तरफ से इस कमरे में आ रही है। दीवारों पर जैसे अंधेरों के सियाह गहरे साए पड़े हुए थे। फिर एक ऐसी बात हुई जिसने मेरे बदन में खौफ की सर्द लहर दौड़ा दी। क्या देखता हूँ कि सामने वाली दीवार का अंधेरा एक जगह से गायब हो गया और दीवार में एक गार नज़र आने लगा। फिर इस गार में से एक सियाह-फाम आदमी नमूदार हुआ जिसने दोनों हाथों में तलवार थाम रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता गार से निकल रहा था। उसके पीछे 2 और वहशी गुलाम नमूदार हुए जिन्होंने एक जवान औरत को जंजीरों में जकड़ रखा था और उसे आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए ला रहे थे। औरत ने गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, बाल घने थे, सर पर सफ़ेद हीरों से जुड़ा हुआ छोटा सा ताज था। औरत बड़ी खूबसूरत थी, उसके नक्श तीखे थे और गले में भी मोतियों का हार था। औरत सर को दाएं बाएं करब के साथ हिलाती धीमी आवाज़ में बैन करते हुए रो रही थी। इसके पीछे 2 और सियाह फाम हबशी गुलाम नमूदार हुए जिन्होंने एक जरनिगार कुर्सी को अपने कंधों पर उठा रखा था। कुर्सी में एक मुंडे हुए सर वाला आदमी गर्दन उठाए बैठा था। इस आदमी का रंग गंधमी था, आंखों में तिलस्मी चमक थी, जिस्म को एक जर्द चादर से में लपेट रखा था। इसके हाथ में एक सियाह रंग की छड़ी थी। वो इस शान से कुर्सी पर बैठा था जैसे इस किले का मालिक हो।
ये जुलूस कमरे के वस्त से चबूतरे के पास आकर रुक गया। मुंडे हुए सर वाले आदमी ने कुर्सी हबशी गुलामों ने ये जुलूस कमरे के वस्त में चबूतरे के पास आकर रुक गया। मुंडे हुए सर वाले आदमी की कुर्सी हबशी गुलामों ने चबूतरे के सामने आहिस्ता से रख दी। दोनों गुलाम बड़े अदब से कुर्सी के दाएं बाएं खड़े हो गए। जिन दो हबशी गुलामों ने औरत को पकड़ रखा था वो औरत को खींचते हुए चबूतरे पर ले गए और उसे तख्त पर लिटा दिया। औरत ने कोई मुज़ाहमत ना की और वो ऐसे लेट गई जैसे पहले से तैयार हो। दोनों गुलाम पीछे हट गए। अब वो गुलाम आगे बढ़ा जिसने हाथों में दो तलवार उठा रखी थी। वह औरत के पहलू की जानिब तख्त के करीब आकर खड़ा हो गया। औरत अब बैन नहीं कर रही थी। उसके मुंह से बार बार यही अल्फाज निकल रहे थे, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। तलवार बरदार हबशी गुलाम ने गर्दन आहिस्ता से मोड़कर कुर्सी पर बैठे आदमी की तरफ देखा। कुर्सी पर बैठे जर्दपोश आदमी ने आहिस्ता से अपनी छड़ी ऊपर उठा दी। उसके साथ ही हबशी गुलाम ने तलवार के दस्ते को दोनों हाथों में थाम कर ऊपर उठाया और फिर तलवार पूरी कुव्वत से तख्ती पर लेटी हुई औरत के सीने में घोंप दी। औरत के हलक से एक दिलदोज़ चीख बुलंद हुई, साथ ही इसके सीने से खून का फव्वारा उछल पड़ा। खून के छींटे हबशी गुलाम के जिस्म पर पड़ने लगे। हबशी गुलाम ने तलवार औरत के सीने से निकाली और तलवार को दोनों हाथ में थाम कर 2 कदम पीछे हटकर अदब से खड़ा हो गया। फिर कुर्सी पर बैठा हुआ जर्दपोश आदमी उठा और बड़े वक़ार से अपने कदम उठाता चबूतरे की सीढ़ियाँ चढ़कर तख्त के पास आकर खड़ा हो गया। तख्त पर औरत की लाश खून में लथपथ बेहिस्स हरकत पड़ी थी। जर्दपोश आदमी ने हाथ उठाकर ऐसे इशारा किया जैसे कोई चीज़ तलब कर रहा हो। इसके हाथ का इशारा पाकर कुर्सी की दोनों जानिब खड़े हबशी गुलाम दौड़कर चबूतरे के पास आए। फिर उन्होंने चबूतरे की दीवारों में से पत्थर की सील को पीछे हटाया। अंदर से एक सियाह मर्तबान निकाला जिसका मुंह ढक्कन से बंद था। गुलामों ने सियाह मर्तबान जर्दपोश के सामने तख्त पर औरत की लाश के पास रख दिया और खामोशी से पिछले पाँव चबूतरे से उतर गए। मैं ये मंज़र खौफज़दा आँखों से देख रहा था और हैरान हो रहा था कि ये सब कुछ मैं ख्वाब में देख रहा हूँ या ये आलम बेदारी है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं दहशतज़दा ज़रूर था और पत्थर की जाली से लगा पत्थर बनकर यह खूनी खेल देख रहा था। जर्दपोश आदमी ने सियाह मर्तबान का ढक्कन अलग कर दिया और अजीब से मंतर पढ़ने शुरू कर दिए। मंतर पढ़ते हुए थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो औरत की लाश पर मर्तबान में से कोई राख सी निकाल कर छिड़क देता था। आहिस्ता आहिस्ता औरत की लाश में से धुएं की सियाह लहरें उठना शुरू हो गई। ये धुआं औरत की लाश से अलग होकर लहरों की शक्ल में इसके ऊपर गोल दायरे में चक्कर लगाने लगा था। जैसे जैसे धुएं की लहरें गहरी सियाह हो रही थी, औरत की लाश गायब होने लगी थी। फिर औरत की लाश गायब हो गई और उसकी जगह तख्त के ऊपर सियाह धुएं का एक गोला सा चक्कर लगा रहा था। जर्दपोश आदमी ने मंत्र पढ़ते पढ़ते अपना एक हाथ बुलंद किया। धुएं का गोला घूमते घूमते छोटा होता चला गया। फिर उस धुएं ने एक औरत के जिस्म की शक्ल इख्तियार कर ली। जैसे ही धुआं औरत के जिस्म में तब्दील हुआ, जर्दपोश आदमी ने धुएं को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। धुआं औरत के छोटे से जिस्म की शक्ल में जर्दपोश आदमी की मुट्ठी में बंद था। वो मंत्र इसी तरह पढ़ता जा रहा था। उसकी आवाज़ पहले से बुलंद हो गई थी। फिर जर्दपोश आदमी ने मंत्रों का जाप करते हुए अपनी वो मुट्ठी मर्तबान के अंदर डाल दी जिसमें औरत की लाश का धुआं मुजस्सम रूप में था। कुछ देर अपनी मुट्ठी मर्तबान के अंदर डाले रखने के बाद वो जर्दपोश आदमी ने एक झटके से अपना हाथ मर्तबान से निकाल कर मर्तबान का मुंह ढक्कन से बंद करके ढक्कन को अच्छी तरह से कस दिया और दोनों बाजू फैलाकर छत की तरफ देखकर हलक से एक चीख की आवाज़ निकाली और मर्तबान को दोनों हाथों से थाम कर आहिस्ता आहिस्ता चबूतरे की सीढ़ियाँ उतरकर उस जगह आ गया जहाँ चबूतरे की दीवार में से सिल को हटाकर मर्तबान बाहर निकाला गया था। जर्दपोश आदमी के इशारों से 2 हबशी गुलाम आगे बढ़े। इन्होंने जर्दपोश के हाथों से सियाह मर्तबान अपने हाथों में ले लिया और फिर मर्तबान को चबूतरे के शगाफ के अंदर रखकर पत्थर की सिल से चबूतरे की दीवार के शगाफ को बंद कर दिया। जर्दपोश आदमी वापस मुड़ा और कदम कदम चलकर अपनी जरनिगार कुर्सी पर जाकर बैठ गया। दोनों गुलामों ने कुर्सी को अपने कंधे पर उठाया। जिस हबशी गुलाम ने औरत के सीने में तलवार घोंपी थी, वो खून आलूद तलवार दोनों हाथों में थाम कर
उसे ऊपर उठाए कुर्सी के आगे आगे चलने लगा। बाकी दोनों गुलाम पीछे हो गए और सर झुकाए कुर्सी के पीछे पीछे अदब से चलने लगे। ये अजीबोगरीब जुलूस उस दीवार की तरफ बढ़ रहा था जिसके शगाफ में से ये निकला था। दीवार सारी तारीकी में डूबी हुई थी। सिर्फ जहाँ कारनुमा शगाफ था वहाँ हल्की हल्की पुरस्रार सी रोशनी थी। जर्द पोश आदमी अपने गुलामों के साथ दीवार के कारनुमा शगाफ में दाखिल होते ही मेरी नज़रों से ओझल हो गया। उसके साथ ही हल कमरे में तारीकी छा गई। चबूतरे और तख्त पर पहले जो धुंधली धुंधली रोशनी दिखाई दे रही थी वो भी अब गायब हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने एक खूनी ड्रामा खेला गया था। मैं हैरान बल्कि हैरत ज़दा वहीं का वहीं बैठा था और सोच रहा था कि जो कुछ मैंने देखा है क्या वो हकीकत थी या वह महज मेरा वहम था। क्या ये सब कुछ हकीकी दुनिया में हुआ था या ये सब कुछ आलम मावरा में वकूफ़ पज़ीर हुआ था। अगरचे ये सारी बातें सारे खूनी मंजर जो मैंने देखे थे मेरी आंखों के सामने हुए थे, लेकिन उसके बावजूद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि तख्त पर पड़ी औरत की लाश कैसे गायब होकर धुआं बन गई थी। मेरे ज़ौक़ व तजस्सुस ने कहा कि चबूतरे की दीवार की सील हटाकर सिया मर्तबान निकाल कर उसे खोल कर देखूं कि उसके अंदर सचमुच धुआं अभी तक औरत के जिस्म की शक्ल में है भी कि नहीं। हालांकि मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच सकता था बल्कि उल्टा नुकसान पहुंचने का खदशा था, लेकिन मेरे इरादों पर मेरा शौक़ और ज़ौक़ तजस्सुस गालिब था। मैं ये राज मालूम करना चाहता था कि मर्तबान के अंदर और क्या क्या है। अगर उस वक्त मुझे मालूम हो जाता कि इस मर्तबान को खोलने से मुझ पर कैसी कैसी भयानक मुसीबतें नाजिल हो जाएंगी और मैं उसका काले मर्तबान को हाथ भी ना तो मैं उस काले मर्तबान को हाथ भी ना लगाता। लेकिन कहते हैं कि मुकद्दर में जो लिखा होता है वो होकर रहता है। चुनांचा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैंने तसल्ली कर ली कि पुरस्रार हाल कमरे में अब कोई बदबू नहीं रही तो मैं गैलरी का तारीक जीना उतर कर चबूतरे के पास गया। अंधेरे में मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। मैंने तख्त को गौर से देखा। वहाँ किसी जगह पर खून के निशान नहीं थे। मैं चबूतरे की दीवार के पास एक जगह बैठ गया जहाँ सिया फाम हफ्शी गुलामों ने सिया मर्तबान छुपाया था। मैंने हाथ से टटोल कर देखा कि एक जगह से पत्थर की सिल ज़रा सी उखड़ी हुई थी। मैंने सिल को दोनों हाथों से ज़ोर लगाकर पीछे खसकाया। फिर शिगाफ में झांक कर देखा, वहाँ सिया मर्तबान मौजूद था। जैसे ही मैंने मर्तबान को हाथ लगाया मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बिजली का खफीफ सा झटका लगा हो। मैंने हाथ पीछे कर लिया। दूसरी बार हाथ लगाया तो किसी किस्म का झटका न लगा। मैंने मर्तबान को बाहर निकाल लिया। इसके ढक्कन को खोलने लगा कि कुछ सोच कर रुक गया। पत्थर की सिल को चबूतरे की दीवार के साथ लगाकर शगाफ को बंद कर दिया। मर्तबान को बगल में दबाया और जीना चढ़कर गैलरी में आया। गैलरी का जीना उतर कर राहदारी में से होता हुआ वापस झरोके वाली छोटी सी कोठरी में आ गया। कोठरी में अंधेरा था। मैंने लाइटर जलाकर उसकी रोशनी में मर्तबान का जायज़ा लिया। यह किसी मजबूत धात का बना हुआ मर्तबान था। उसका रंग कुछ और होगा, लेकिन इतनी मुद्दत के से दीवार के अंदर पड़े पड़े इसका रंग सियाह पड़ गया था। मैंने ढक्कन को देखा। ढक्कन भी पेचदार था। मैं उसे घुमा कर खोलने लगा तो जैसे अंदर से आवाज़ सी आई कि इसे मत खोलो। मैं रुक गया। मर्तबान को दीवार के साथ अपने करीब ही रख लिया और सोचने लगा कि इसे खोलूं या ना खोलूं। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जब आदमी के किसी गुनाह की पादाश में उस पर सज़ा के तौर पर कोई मुसीबत नाजिल होती है तो सबसे पहले इस आदमी की अक्ल मारी जाती है। अक्ल इन मानों में मारी जाती है कि कुदरत उससे उसकी कुव्वत फ़ैसला छीन लेती है। वो ये करूँ या ना करूँ के चक्कर में फंस कर रह जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मर्तबान खोलूँ या ना खोलूँ। आदमी खताकार है, उससे ज़िंदगी की खताएं सरजद होती है। इसके बाज़ खताएं बाज़ गुनाहें अल्लाह गफूरुर रहीम माफ़ फरमा देता है, लेकिन बाज़ खताएं ऐसी होती है जिनकी सज़ा इंसान को ज़रूर भुगतनी पड़ती है। मुझे भी कुदरत की तरफ से मेरे किसी ऐसे ही गुनाह की सज़ा मिलने वाली थी। मैं आसेबी किले के झरोकी वाली कोठरी में बैठा सोच रहा था कि मर्तबान को खोलूँ कि ना खोलूँ। जब मैं किसी फ़ैसले पर ना पहुंच सका तो मैंने कोठरी की दीवार के साथ सर लगा दिया और आंखें बंद कर ली। सरबस्ता राजों की बेनकाब करने का शौक़ कहता था कि अभी मर्तबान को खोल कर देखूँ कि इसके अंदर क्या है।
दिल के अंदर से बड़ी धीमी सी आवाज़ आती थी कि इसे मत खोलो, इसे वहीं छोड़ आओ जहाँ से उठा कर लाए हो। इसी तसब्जुब में मुझ पर गुनूदगी सी तारी होने लगी। फिर मैं आलम ख्वाब में पहुँच गया। क्या देखता हूँ कि मैं एक तारीक गार में से गुजर रहा हूँ। मैं ज़मीन पर चल नहीं रहा। मेरे हाथ पाँव ज़मीन से ऊपर उठे हुए हैं और मैं हवा में परवास करता जा रहा हूँ। गार में अंधेरा ही अंधेरा है। फिर अचानक मुझे किसी औरत की सिसकियाँ भरकर रोने की आवाज़ आती है। मैं अपने आप उस आवाज़ की तरफ मुड़ जाता हूँ। यह आवाज़ गार के अंदर बनी हुई कोठरी में से ही आ रही थी। कोठरी का दरवाज़ा खोलकर देखता हूँ कि अंदर फर्श के दरमियान एक गोल कुआं है। कुएं के अंदर रोशनी हो रही है। औरत के रोने की आवाज़ कुएं के अंदर से आ रही है। मैं कुएं की मुंडेर पर से कुएं में झाँकता हूँ। कुएं की तह में आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। औरत के रोने और सिसकियाँ भरने की आवाज़ें शोलों में से आ रही है। वो कह रही है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं जल रही हूँ, मैं जल रही हूँ, मुझे बाहर निकालो, मैं जल रही हूँ, मुझे बाहर निकालो। मैं आलम ख्वाब में ही औरत को कहता हूँ कि मैं तुम्हें कैसे बाहर निकालूँ। औरत रोते रोते कहती है, कुएं का ढक्कन खोल दो, कुएं का ढक्कन खोल दो, मुझे अजाब से निजात मिल जाएगी। मैं औरत को कहता हूँ, कुएं का तो कोई ढक्कन नहीं है, कुआं तो खुला है। औरत सिसकी भर कर कहती है, कुएं का ढक्कन खोल दो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बचा लो, मुझे बाहर निकालो। इसके साथ ही अचानक मेरी आँख खुल जाती है। मैं चौंक कर इधर-उधर देखता हूँ। यकीन नहीं आता कि मैंने कोई ख्वाब देखा था। मुझे ख़्याल आता है कि कहीं वो मर्तबान की कैद औरत की रूह तो नहीं थी, जो बार-बार कह रही थी, मुझे कुएँ से बाहर निकालो, मुझे अज़ाब से निजात दिलाओ। मेरा हकीकत पसंद ज़हन इस ख्वाब को सच मानने से इनकार कर रहा था। अचानक उसी औरत की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी। वो सिसकियाँ भर कर कह रही थी, मुझे बाहर निकालो, मुझे आग से बाहर निकालो, मुझे कुएँ से बाहर निकालो। मैंने महसूस किया आवाज़ मर्तबान में से आ रही थी। चूँकि मैं बदरूहों का कहीं कायल नहीं था, इसलिए मैंने उस औरत की आवाज़ पर कोई तवज्जो ना दी और आंखें बंद करके सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मर्तबान के अंदर से औरत की दर्द भरी आवाज़ थोड़ी थोड़ी देर बाद ही आ रही थी। आखिर मेरा शौक तजस्सुस मेरी अक्ल पर गालिब आ गया और मैंने पेचदार ढक्कन को आहिस मर्तबान के पेचदार ढक्कन को आहिस्ता-आहिस्ता खोलना शुरू कर दिया। ढक्कन को खुलते देखकर औरत की आवाज़ अब नहीं आ रही थी। मैंने मर्तबान का ढक्कन खोल दिया। ढक्कन के खुलते ही एक ऐसी भयानक चीख की आवाज़ बुलंद हुई कि जिससे जंगल की फ़िज़ा देर तक गूंजती रही। मैंने डर कर मर्तबान को हाथों से छोड़ दिया। मर्तबान अंधेरे में मुझसे 3-4 फीट के फासले पर फर्श पर टेढ़ा होकर पड़ा था और इसमें से सफ़ेद धुएँ की लकीर सी निकल रही थी। मैं बंदूक थाम कर उठ खड़ा हुआ। वही भयानक चीख एक बार फिर बुलंद हुई। मैं बाहर को भागने लगा तो अचानक मर्तबान से निकलते हुए ने एक जिंदा औरत की शक्ल इख्तियार कर ली। यह औरत वही थी जिसे मेरी आंखों के सामने तख्त पर लिटाकर कत्ल किया गया था। उसके सर पर सफ़ेद हीरो का ताज था, गले में सफ़ेद मोतियों की माला थी, बाल खुले थे। वो गुलाबी रंग की रेशमी साड़ी में मलबूस थी। औरत का जिस्म इख्तियार करते ही उसने मुझे रोक कर कहा, बाहर मत जाना। मेरे दिल पर एक खौफ सा तारी हो गया था। इंसानी चीख की भयानक आवाज़ ने मेरे आसाब को हिलाकर रख दिया था। ऊपर से एक मुर्दा औरत जिंदा होकर मर्तबान से निकलकर मेरे सामने आन खड़ी हुई थी। मैंने बोलना चाहा लेकिन खौफ के मारे मेरा हलक खुश्क हो रहा था। अब बैक वक्त कई इंसानों की चीखों की आवाज़ें बुलंद होने लगी थी। यह आवाज़ें ऐसा लग रहा था जैसे हमारी कोठरी की तरफ बढ़ रही थी। फिर अचानक कोठरी के झरोखे में से आग का शोला एक शोला सांप की तरह फुनकारता हुआ अंदर की जानिब लपका। औरत ने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे खींचती हुई कोठरी के दरवाजे में से बाहर निकल गई। किले के दालान में अंधेरा था। औरत ने मुझे खींचती हुई किले के बड़े दरवाजे की तरफ भागती जा रही थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पुर इसरार उर्दू कहानियों को सब्सक्राइब कीजिए।